अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा बेटा, लास्ट क्लास के अंदर हमने बैंक रिकन्सिलेशन के पास पेपर्स को वाइंड अप किया था। आज वाली क्लास के अंदर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और आज का जो नया टॉपिक है वो है बेसिकली बेटा सोल ट्रेडर। आज वाली क्लास से बेटा अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टॉपिक्स को कवर करेंगे। जितने बेसिक्स ऑफ टॉपिक्स थे वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह फिनिश कर लिए। अब सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, मैन्युफैक्चरिंग, इनकम्प्लीट क्लब्स, तब इनकी तरफ बढ़ेंगे। आज की क्लास का जो बेटा हमारा टॉपिक है वो है सोल ट्रेडर। अच्छा, बेसिकली सोल ट्रेडर का बेटा मतलब क्या होता है? एक अकेला बंदा जो बिजनेस करता है। अब जब बेटा बिजना बिजनेस करता है तो उस बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है उनको हम रिकॉर्ड किस तरह से करेंगे, कहाँ पे पोस्ट करेंगे और क्या क्या चीज़ें होंगी, वो सब चीज़ें तो हमने पीछे बेसिक्स में सीख ली। एक हमने मेन चीज़ नहीं सीखी कि जब भी कोई बंदा बिजनेस कर रहा है तो उस बिजनेस का प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास में बेसिकली हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर कोई बिजनेस है और उस बिजनेस को अपना प्रॉफिट निकालना है तो वो हम कैसे निकालें। देखो बेटा, बेसिक कॉमन सेंस क्या कहता है कि जब भी मुझे किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट निकालना है तो मैं क्या करूँगा, अपनी सेल्स में से यानी जितना मैंने रेवेन्यू कमाया है उसमें से अपने खर्चे, अपनी कॉस्ट और अपने खर्चों को माइनस कर दूंगा। कॉस्ट मतलब जो मैं सामान खरीद के बेचूंगा तो जो खरीदने की कॉस्ट है वो बेसिकली कॉस्ट, और जो मेरे खर्चे होंगे, रेंट हो गया, इंश्योरेंस वगैरह, ये सब माइनस करूंगा तो मेरे पास किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट आ जाएगा। यही बेसिक कॉमन सेंस कहता है कि अगर मुझे किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट निकालना है तो मैं कैसे निकालूं। अपनी इनकम में से अपनी कॉस्ट और अपने एक्सपेंसेस को माइनस कर दें सर, तो प्रॉफिट आ जाएगा। अब यही चीज को एग्जामिनर ने कहा है कि आप प्रॉपर फॉर्मेट की फॉर्म में बनाओ। मतलब प्रॉफिट तो हम नॉर्मली निकाल लेंगे, पहले इनकम लिखेंगे, तो कॉस्ट और एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन एग्जामिनर कहता है कि भाई प्रॉफिट जब आप निकाल लो ना तो उसकी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो। उसके लिए एग्जामिनर ने हमें एक चीज़ बता दी विच इज़ बेसिकली इनकम स्टेटमेंट। एक फॉर्मेट दिया है, हमें इस फॉर्मेट को फॉलो करके बिजनेस का प्रॉफिट निकालना है। अच्छा, अब एग्जामिनर इनकम स्टेटमेंट को इनकम स्टेटमेंट नहीं कहता, पहले इसका नाम इनकम स्टेटमेंट था। अब एग्जामिनर नया नाम स्टार्ट यूज़ करता है, तो इनकम स्टेटमेंट का नया नाम है बेटा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। चीज़ें सारी वही हैं, बस नाम चेंज कर दिया है बेटा। तो आज की क्लास में बेटा हम इसके पूरे फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे और ये सीखेंगे कि बाय मेकिंग एन इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम प्रॉफिट कैसे निकालें। पूरे फॉर्मेट को समझना है, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। अच्छा देखो बेटा, जब भी मैं इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा ना तो सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट हमेशा दो कॉलम्स की बनती है। याद रखना ये कॉलम्स डेबिट और क्रेडिट नहीं है, कि सिंपल कॉलम्स हैं। पहले कॉलम में वो चीज़ आएगी जिसमें वर्किंग होगी, ठीक है, और दूसरे कॉलम में मेरा बेटा फाइनल आंसर आएगा। सही हो गया। ये चीज़ याद रखनी है, कॉलम्स का गेम स्ट्रांग होना चाहिए। पहले कॉलम में वो जिसमें वर्किंग है और दूसरे कॉलम में बेटा फाइनल आंसर। अब अभी अपन ने डिस्कस करा कि अगर मुझे किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट निकालना है तो मैं प्रॉफिट कैसे निकालूंगा, अपनी इनकम में से अपनी कॉस्ट और अपने एक्सपेंसेस को माइनस करूंगा, ऐसा ही है। तो इसीलिए बेटा देखो, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, रेवेन्यू, मेरी इनकम। अब मैंने रेवेन्यू बेटा सेकंड कॉलम में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हाईली चांस होता है कि अगर मैं सामान बेचूं तो मे बी पॉसिबल मेरे पास कुछ सामान रिटर्न आ जाए। इसलिए मैंने क्या करा, पहले अपनी टोटल इनकम लिख ली। उसमें से अगर कोई मेरा सामान रिटर्न आया है तो ऑब्वियसली जब सामान रिटर्न आएगा तो मेरी इनकम कम होगी। तो उसमें अपनी इनकम में से मैंने सेल्स रिटर्न, जिसका दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड्स, उसको माइनस करवा दिया। तो मेरे पास मेरी नेट इनकम आ गई, यानी नेट सेल्स आ गई, कि नेट मैंने इतना कमाया है। अच्छा सर, अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें सेल रिटर्न है ही नहीं तो बेटा फिर आप रेवेन्यू को सीधा सेकंड कॉलम में लिख दोगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस करा जिसमें वर्किंग होगी तो वर्किंग फर्स्ट कॉलम में दिखानी है, फाइनल आंसर सेकंड कॉलम में दिखाना है, ठीक है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले अपनी हमने इनकम लिखी, और अगर उसमें से कोई सामान रिटर्न आया तो मैंने उसकी रिटर्न को क्या करवा दिया बेटा, माइनस करवा दिया। तो मेरे पास बेटा फिर क्या आ गई, नेट सेल्स यानी कि नेट इनकम। अब जैसे ही बेटा इनकम आ गई तो उसमें से हम क्या माइनस करवाएंगे, पहले कॉस्ट देन एक्सपेंसेस। तो इसीलिए बेटा कॉस्ट के लिए मैंने हेडिंग किसकी डाली, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स की, सामान बेचने की कॉस्ट।
इसकी हेडिंग डालती बेटा अब हम कॉस्ट ऑफ सेल्स को कैलकुलेट करेंगे, और ऑब्वियसली कैलकुलेट करने के लिए वर्किंग्स क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम में। लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स की हेडिंग डालते ही मेरा बेटा आप ऐड करवाते हो ओपनिंग इन्वेंट्री। अच्छा, इन्वेंट्री क्या होती है ये बात सबको पता है, हमारा स्टॉक। अगर फॉर एन एग्जांपल मेरा पेन का बिजनेस है, मैंने 100 पेनें खरीदी बेचने के लिए, उसमें से 80 बेच दी, तो जो 20 बच गई ये मेरी इन्वेंट्री है। तो साल के एंड में अगर कोई इन्वेंट्री बच जाती है तो उसे कहते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री। और अगर साल के स्टार्ट में पहले से ही स्टॉक पड़ा हुआ होता है तो उसे कहते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है। तो अगर साल के स्टार्ट में मेरे पास स्टॉक पहले से ही पड़ा हुआ था, अब उस स्टॉक को मैं इस साल यूज करूंगा तो बेटा मेरा खर्चा, मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसीलिए इसको मैंने अपनी कॉस्ट के अंदर क्या करवा दिया, ऐड करवा दिया। ठीक है। अच्छा, ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड कराने के बाद अगर आपने और कोई सामान खरीदा तो अगेन आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, इसलिए आपने अपनी कॉस्ट के अंदर परचेजेस को भी क्या करवा दिया, ऐड करवा दिया। तो ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड हुई। अगर आपने और एडिशनल बाहर से सामान खरीदा तो अगेन आपके खर्चे बढ़े, तो इसलिए आपने परचेजेस को भी क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अच्छा, ऐड परचेजेस के बाद बेटा आप ऐड करवाते हो कैरेज इनवर्ट्स। नाउ बेटा डिस्कस करना है कि व्हाट इज कैरेज। बेटा कैरेज का बेसिकली मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट बेटा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब देखो बेटा दो किस्म की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती हैं, एक होती है कैरेज इनवर्ट्स, दूसरी होती है कैरेज आउटवर्ड्स। देखो बेटा सामान खरीदते वक्त की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है ना उसे कैरेज इनवर्ट कहते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं एक बंदे के पास गया और उससे मैंने बल्क में सामान खरीद लिया, तो उसने मुझे बोला कि सर आपने जो सामान खरीदा है ना वो ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं पहुंचाना होगा, तो जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो आप ही बियर करो। यानी सामान भी मैंने खरीदा और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी मैंने बियर करी, सुजुकी के पैसे या रिक्शे के पैसे जो भी XYZ। तो सामान भी मैंने खरीदा और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी मैंने बियर की। ये क्या है बेटा, कैरेज इनवर्ट। अच्छा, कैरेज आउटवर्ड क्या होता है, सामान बेचते वक्त की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने एक कस्टमर को कुछ गुड्स बेचे और उस कस्टमर ने मुझे बोला कि आप मेरी ऑफिस पर डिलीवर भी कर दो और मैं आपको डिलीवरी कॉस्ट नहीं दूंगा। तो जब मैंने सामान बेचा और सामान बेचने में जो डिलीवरी कॉस्ट मैंने ही बियर की, वो क्या है, कैरेज आउटवर्ड। तो सामान खरीदते वक्त की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बेसिकली कहते हैं कैरेज इनवर्ड्स, और सामान बेचते वक्त की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बेसिकली कहते हैं कैरेज आउटवर्ड्स। ठीक है। यहाँ पे हमने कैरेज इनवर्ड्स क्यों ऐड किया है, क्योंकि ये सामान खरीदते वक्त की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, राइट। तो ये मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर इंक्लूड होगा ना, परचेजेस के अंदर इंक्लूड होगा, इसलिए मैंने परचेज की कॉस्ट के अंदर कैरेज इनवर्ट्स को भी ऐड करवा दिया। ठीक है, क्योंकि जब मैंने सामान खरीदते वक्त की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट खुद से बेयर की तो मेरी कॉस्ट, मेरे खर्चे बढ़ गए, इसलिए मैंने इसको ऐड करा दिया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बेटा हम लेस करवाते हैं परचेज रिटर्न, यानी कि रिटर्न आउटवर्ड्स। अच्छा, लेट्स एज्यूम कि कोई मैंने सामान खरीदा और वो सामान डैमेज निकला, तो डैमेज निकला तो ऑब्वियसली मैं रिटर्न कर दूंगा। जब मैं सप्लायर को अपना सामान रिटर्न कर दूंगा तो मेरी कॉस्ट, मेरे खर्चे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसलिए इसको मैंने अपनी कॉस्ट से क्या करवा दिया बेटा, माइनस करवा दिया। ठीक है। फिर बेटा अपन लेस करवाते हैं गुड्स फॉर ओन यूज। ये क्या होता है, देखो बेटा कभी कभार ओनर क्या करता है, बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए सामान निकाल लेता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मेरी एप्पल पेन्स का बिजनेस था, मैं आया मैंने अपने ओन यूज के लिए एक एप्पल पेंसिल बिजनेस से निकाल ली। तो ओनर जब अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से सामान निकालता है ना बेटा, उसे कहते हैं गुड्स फॉर ओन यूज, बेसिकली ड्राइंग्स होती हैं। अब देखो बेटा जब अपन सामान खरीदते हैं तो परचेजेस बढ़ती हैं, ट्रू। इसी तरह बेटा जब मैं सामान अपने बिजनेस से निकाल लूंगा, मैं अपनी परचेजेस को क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। जाहिर सी बात है ये मेरा अपना पर्सनल खर्चा है, बिजनेस का खर्चा तो नहीं है, इसलिए इसको मैंने बिजनेस के खर्चों से क्या करवा दिया बेटा, माइनस करवा दिया, बेसिकली अपनी परचेजेस से माइनस करवा दिया। ठीक है, और ड्राइंग्स में जाके ऐड हो जाएगा ये। और बेटा फिर अपन लास्ट में क्या करते हैं, लेस करवा देते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री का मतलब होता है जो स्टॉक बच गया। बेटा अगर स्टॉक बच गया तो खर्चा भी नहीं हुआ ना, है ना। जब खर्चा नहीं हुआ तो इसलिए मैंने अपने खर्चों से क्या करवा दिया, माइनस। क्योंकि स्टॉक बच गया तो इस साल का खर्चा तो नहीं है, अगले साल बेचेंगे तो अगले साल के खर्चों में ऐड करवा देंगे। इस साल तो स्टॉक बच गया तो खर्चा नहीं हुआ, इसलिए अपने खर्चों से क्या करवा दिया बेटा, मैंने इसको
माइनस करवा दिया। तो ऐड ओपनिंग इन्वेंट्री, ऐड परचेजेस क्योंकि कॉस्ट बढ़ती है, ऐड कैरेज इनवर्ट्स अगेन कॉस्ट बढ़ती है इसलिए ऐड, सामान रिटर्न कर दिया कॉस्ट कम हुई तो माइनस, सामान अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिया तो बिजनेस का खर्चा नहीं है तो बिजनेस के खर्चों से माइनस, और जो स्टॉक बच गया तो इस साल का खर्चा नहीं है तो अगेन खर्चों से माइनस। इन सबको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाती है बेटा। ठीक है, ये सब ऐड होगा और ये सब माइनस। तो ये सारी वर्किंग्स को मैंने फर्स्ट कॉलम में दिखाया और जो आंसर आया उसको सेकंड कॉलम में लिख दिया। ये जो आंसर आया बेटा इसे मैं क्या कहूँगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, ये मेरी टोटल कॉस्ट जो इस साल मुझे लगी है सामान बेचने के लिए। जैसे ही मैं सेल्स में से अपनी इस कॉस्ट को माइनस करूंगा तो जो मेरे पास प्रॉफिट आएगा उसे बेटा हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहते हैं बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है ऐसा प्रॉफिट जिसमें से बिजनेस के एक्सपेंसेस माइनस नहीं हुए हुए, खाली कॉस्ट माइनस हुई हुई है। एक्सपेंसेस क्या, रेंट हो गया, स्टाफ की सैलरीज हो गई या यूटिलिटीज हो गई। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जिसमें से एक्सपेंसेस माइनस नहीं हुए हुए होते हैं। जैसे ही बेटा बिजनेस के पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है तो बिजनेस अपने उस ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर अदर इनकम्स को ऐड करवाते हैं। अदर इनकम्स क्या, जो हमने पढ़ी हैं, जैसे डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट मिला सप्लायर से फ़ायदा, कमीशन रिसीव। ठीक है, इसके अलावा डेप्रिसिएशन के अंदर अपन ने पढ़ा था गेन ऑन डिस्पोजल, एसेट बेचने में जो हमें फ़ायदा होता था। इसके अलावा हमने डाउटफुल डेब्ट्स के टॉपिक में पढ़ा था डिक्रीज इन डाउटफुल डेब्ट्स, हमारा शक कम होता था तो अपन इनकम ट्रीट करते थे। तो जितनी भी हमारी अदर इनकम्स है ना, जो बिजनेस गुड्स बेच के नहीं आई, कोई और रिसोर्सेज से आई हैं, उन सारी इनकम्स को बेटा मैं क्या करता हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करवा लेता हूँ। अगेन ये मैंने इनकम्स की एग्जाम्पल दी हुई है, ज़रूरी नहीं ये सारी की सारी सवाल में दी हुई हो, कोई एक होगी कोई दो होगी या मे बी पॉसिबल कुछ भी ना हो। ठीक है, तो सारी अदर इनकम्स को मैंने यहाँ लिखा, उसका फाइनल आंसर यहाँ पे आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट में बेटा अपन अदर इनकम्स को क्या करवाएंगे, ऐड, और फिर जो आंसर आएगा ना बेटा उसे हम कुछ भी नहीं लिखते। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर अपन ने अदर इनकम्स को ऐड करवा दिया और फिर जो आंसर आया उसे हम कुछ भी नहीं लिखते। ठीक है, अब बेटा इसमें से अपन बिजनेस के क्या करेंगे, सारे के सारे एक्सपेंसेस को माइनस करवाएंगे। सारे एक्सपेंसेस को माइनस करवाना है सिवाय इंटरेस्ट के। क्यों सर, इंटरेस्ट भी तो खर्चा है, बता रहा हूँ इंटरेस्ट कहाँ आएगा। ठीक है, सारे एक्सपेंसेस माइनस कराने। अगेन इधर मैंने एक्सपेंसेस की एग्जाम्पल्स दी हैं, ज़रूरी नहीं है यही खर्चे हों, और भी खर्चे हो सकते हैं। जैसे कि डिस्काउंट अलाउड हो गया, सामान बेचते वक्त की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैरेज आउटवर्ड, क्योंकि मैंने सामान बेचा उसमें मुझे खर्चा हुआ तो उसको एक्सपेंसेस में लेकर आऊँ। कैरेज इनवर्ट्स को इसलिए ऊपर लिखा था क्योंकि वो मेरी कॉस्ट थी, खरीदते खरीदते वक्त की कॉस्ट थी। तो डिस्काउंट अलाउड हो गया, कैरेज आउटवर्ड्स हो गया। इसके अलावा इररिकवरेबल डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स जो अपन ने पढ़ा था, ये अपने डाउटफुल डेब्ट्स इंक्रीज हो गए। इसके अलावा डेप्रिसिएशन जो हमने पढ़ी है, लिया लॉस ऑन डिस्पोजल, स्टाफ की सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, यूटिलिटीज जैसे अपन बेसिकली कहते हैं, इंश्योरेंस, जितने भी बिजनेस के खर्चे हैं। ठीक है, सारे के सारे बिजनेस के खर्चे लिखने हैं सिवाय इंटरेस्ट के। इस अरे एक्सपेंसेस बेटा मैंने लिख लिए और एक्सपेंसेस का टोटल बराबर में आ गया। इसमें से बेटा मैं क्या करूंगा, अपने एक्सपेंसेस अपने खर्चों को माइनस करवाऊंगा। जाहिर सी बात है प्रॉफिट निकालने के लिए मैं अपने टोटल इनकम यानी टोटल ग्रॉस प्रॉफिट से एक्सपेंसेस को माइनस करवाऊंगा। एक्सपेंसेस को माइनस करवाने के बाद जो आंसर आएगा ना बेटा उसे हम कहते हैं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या कहते हैं, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। अच्छा, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, ऐसा प्रॉफिट जिसमें से इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ हुआ। ठीक है, तो सर हम इंटरेस्ट ऊपर ही दिखा दें, नीचे अलग से क्यों माइनस करवा रहे हैं। देखो बेटा कभी कभार कुछ ऐसे बिजनेस के अंदर इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको ये देखना होता है कि इंटरेस्ट से पहले बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, इसलिए हम क्या निकालेंगे पहले, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, ऐसा प्रॉफिट जिसमें से इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ हुआ। अगर बिजनेस ने कोई लोन लिया है तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट है तो उसमें से इंटरेस्ट माइनस करवा देंगे। फिर जो आंसर आएगा उसे हम कहते हैं बेटा प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये टोटल बिजनेस का प्रॉफिट आ गया। तो हुआ यही है, हमने हमारी इनकम में से पहले कॉस्ट और फिर अपने खर्चों को माइनस करा है। बस मैंने एक फॉर्मेट की फॉर्म में उसको लिख लिया। ठीक हो गया, और कॉस्ट कैलकुलेट करना हमने सीख लिया यहाँ पे। गुड सीन। अच्छा, बहुत से बच्चे सवाल करते हैं व्हाट इफ कि अगर किसी बिजनेस ने लोन नहीं लिया तो उस पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं होगा। तो फिर जाहिर सी बात है यही चीज़ बेटा आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर हो जाएगी, जब इंटरेस्ट है ही नहीं
तो जाहिर सी बात है फिर एक्सपेंसेस माइनस करवाने के बाद जो आंसर आएगा वो प्रॉफिट फॉर द ईयर। अगर इंटरेस्ट है, पहले प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, फिर इंटरेस्ट माइनस, तो फिर फॉर द ईयर आ जाएगा। इस चीज़ को बेटा बेसिकली कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पुराना नाम लिखूं तो इनकम स्टेटमेंट। ठीक हो गया बेटा। तो आज की क्लास में अभी तक हमने ये सीख लिया कि हम किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। गुड टू गो। कोई प्रॉब्लम, कोई मसला? अब नेक्स्ट क्लास में हम अपन क्या सीखेंगे, एक प्रीपेड रेक्रूवल्स का कॉन्सेप्ट है वो सिखाऊंगा। एंड देन बेटा हम SOFP यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का भी एक्सट्रैक्ट यानी कि पूरा फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। और फिर हम इसके पास पेपर्स के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है।